नमस्कार। आइए आज बात करते हैं मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी की और मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ी कई टर्म्स की जिनको हम आगे चलकर डिटेल में देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स अंडर इट्स कंट्रोल टू अचीव द गोल्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट। यहाँ पर एक्ट का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस रेगुलेशंस ऑफ 2016। यानी मॉनेटरी पॉलिसी वह इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक अपने देश के जो आर्थिक उद्देश्य हैं, जो टारगेट हैं, जो गोल हैं, उनको अचीव करता है। जो किसी भी देश के आर्थिक उद्देश्य हैं उनको आर्थिक पॉलिसी, आर्थिक नीति के अंतर्गत डिफाइन किया गया होता है और उन्हें अचीव करने में किसी भी देश की मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। आज हम फिस्कल पॉलिसी की बात नहीं करेंगे। आज हमारा ध्यान केवल मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करने पर रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी के मोटा मोटी तीन उद्देश्य होते हैं या उसके ऑर्गन्स होते हैं, या हम मॉनेटरी पॉलिसी जो अचीव करना चाहते हैं वो तीन बातें हैं। पहली है प्राइस स्टेबिलिटी है। मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि देश में कीमतें स्थिर रहें, कीमतें बहुत गिरे नहीं, कीमतें बहुत बढ़े नहीं। ये उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल में रखने का। जैसे कि इस समय भारत में 2021 से लेकर 2026 के लिए जो इन्फ्लेशन पॉलिसी या इन्फ्लेशन टारगेट्स तय किए गए हैं वो 2% से लेकर 6% माने गए हैं। यानी कम से कम 2% इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति हम लोगों को स्वीकार्य है और अधिकतम केवल 6%। मुद्रास्फीति 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यानी जो आइडियल सिचुएशन है उसके हिसाब से मुद्रास्फीति की दर 4% रहनी चाहिए। तीसरे ये है कि यदि मुद्रास्फीति हमारे न्यूनतम या अधिकतम जो मुद्रास्फीति की दर हमने तय की है उससे नीचे जाती है या उससे ऊपर जाती है लगातार 3 तिमाहियों में, तो हम इसे अपनी मुद्रास्फीति पॉलिसी का फेलियर मानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारी मौद्रिक नीति के फ्रेमवर्क की। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के द्वारा अधिकृत किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है रेपो रेट डिसाइड करने के लिए। रेपो रेट के अलावा और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी भारत में इम्प्लीमेंट कैसे होती है, आइए इसे समझते हैं। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो कि भारत सरकार तय करती है और इसका प्रावधान आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट के द्वारा रखा गया है। इस कमेटी में 6 लोग होते हैं। जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि उस वक्त जो भी गवर्नर होगा, यानी डेजिग्नेशन के हिसाब से, न कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम के हिसाब से। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। दूसरे एक ऑफिसर जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बोर्ड नामित करता है। इसके अलावा 4, 5 और 6 सीरियल पर आप देखेंगे कि केवल मेंबर लिखा है। ये मेंबर भारत सरकार नियुक्त करती है। आमतौर से ये मेंबर अर्थ क्षेत्र में जाने माने लोग होते हैं और इस प्रकार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 6 लोगों की होती है। ये जो कमेटी है समय समय पर मिलती है, अपने रेजोल्यूशंस प्रिपेयर करती है, उनको पब्लिश करती है और तय करती है कि इंटरेस्ट रेट्स को अगर ऊपर या नीचे किया जाना ज़रूरी है ताकि मुद्रास्फीति की दर को कंट्रोल में रखा जा सके, तो उस हिसाब से अपनी रिकमेंडेशंस देती है। जब यह कमेटी एमपीसी इस तरह का कार्य करती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागों से राय लेती है। मॉनेटरी पॉलिसी को लागू किए जाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो तरीके अपनाता है उनको हम नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी बाजार में मुद्रा अधिक सुलभ कराता है। और इसको कराने के लिए वो क्या करता है, बैंकों से कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास रखता है। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा है। बाजार में यदि मनी ज्यादा है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग होता है। तीसरे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये जो हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, ये रिजर्व रेपो रेट और
रेपो रेट से अंतर संबद्ध है। इसका जो बेसिक पर्पस है वो यही होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि उसके जो बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास सफिशिएंट कैपिटल होनी चाहिए। अगर उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होगी तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाने के बजाय बाजार में दूसरे जगहों से भी पैसा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि बहुत महंगा होगा, बैंक के लिए यह अच्छा नहीं होगा। और अगर बैंक इस तरह की लायबिलिटीज की वजह से आगे चल के फेल होता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए भी बुरा होता है। इसलिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कैसे काम करती है? बेसिकली दिन में एक नियत समय पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ऑक्शन किया जाता है, यानी जिसके पास कैपिटल की कमी है LAF फैसिलिटी के अंतर्गत पैसा उठाता है, और जिस आदमी के पास कैपिटल अधिक है वो रिवर्स रेपो एग्रीमेंट्स के द्वारा पैसा वापस करता है और उसके ऊपर वो ब्याज अर्न करता है। तो दिस इज एक्चुअली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। मार्जिनल स्टैंडिंग facility is a method for the banks to borrow against securities from RBI in an emergency। इसमें याद रखने की चीज है कि हम बात कर रहे हैं कि अगर बैंक्स के पास पैसा नहीं है, किसी आपातकाल स्थिति में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जा सकता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत वो पैसा उठा सकता है। लेकिन ऐसे केस में उसको जो दर देनी पड़ेगी वो रेपो रेट से ज्यादा होगी, और उसमें भी एक सीमा है कि बैंक अधिकतम कितना पैसा इस अरेंजमेंट के अंतर्गत उठा सकता है। बैंक रेट, इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रेडी टू बाई और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स। इसमें जानने योग्य ये बात है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर्स उस तरह की गवर्नमेंट अप्रूव्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है जिनका जिक्र हम ऊपर रेपो और रिवर्स रेपो रेट में देख रहे थे। दिस रेट चेंजेस एज पर द मार्केट कंडीशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी बाजार के हिसाब से इस रेट में बदलाव होता रहता है। रेपो रेट वर्सेस बैंक रेट, यह जानना जरूरी है कि रेपो रेट बैंक रेट से कैसे अलग है। रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lends to the commercial banks against securities। रेपो रेट के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पैसा देता है वो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट देता है, जबकि बैंक रेट जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर्स के अगेंस्ट देता है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज नहीं है। इन दोनों में ये फर्क है, इसीलिए बैंक रेट रेपो रेट से ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो की, CRR। आप लोगों ने ये जरूर सुना हुआ होगा। दिस इज द एवरेज डेली बैलेंस दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द RBI, यानी बैंक की जितनी नेट डिमांड और नेट टाइम लायबिलिटीज हैं, जिसे NDTL बोलते हैं, ये समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है कि उसका कितना प्रतिशत बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना है। इसके अलावा एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है। इसके अंतर्गत बैंक्स के लिए मैंडेटरी होता है कि वो लिक्विड कैश, गोल्ड या दूसरी सिक्योरिटीज के रूप में जरूरी रूप से रखें। दोनों में फर्क ये है, CRR और SLR में फर्क ये है कि CRR RBI के पास होता है, जो कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का काफी कम होता है और उसे RBI के पास रखना जरूरी होता है। SLR के केस में लिक्विड कैश, गोल्ड और दूसरी सिक्योरिटीज बैंक अपने पास रखता है, न कि RBI के पास। और आमतौर से दोनों के बीच में काफ़ी अंतर होता है। हाइपोथेटिकल अगर बात करें कि CRR अगर 4% है तो SLR 18%, 16%, 20% कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि अगर SLR 18% है और CRR 4% है तो 22% जो पैसा है बैंक का वो ब्लॉक हो गया, उसको वो लेंडिंग के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। जो बाकी का पैसा उसके पास बचता है, सिर्फ वही पैसा 78% वो लेंडिंग के लिए प्रयोग कर सकता है। तो यह एक तरीका है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। अगर बाजार में पैसा ज्यादा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन रेट्स को बढ़ा देता है, तो वो टोटल 22 से बढ़कर 23, 24, 25 या कुछ भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आर्थिक सलाहकार जो उस कमेटी के मेंबर हैं वो उसका फैसला करते हैं। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसके बारे में एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक नीचे दिया जा रहा है, कृपया आप उसको देखें। और यह भी एक हथियार है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट्स में सीधे जाकर सेल परचेज करता है और उस हिसाब से वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। एक और स्कीम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS। ये स्कीम 2004 में लॉन्च की गई थी और इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो जब बाजार में एक्स्ट्रा पैसा आता है सडनली, जैसे 2008
2004 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी फॉरेन करेंसीज खरीद रहा था, तो उसकी वजह से बाजार में जो पैसा जा रहा था उसको कंटेन करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इस पैसे को वापस लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स जारी करता है और इससे जो पैसा आता है उसे एक अलग गवर्नमेंट अकाउंट में रखा जाता है। इसी तरह से 2016 में डिमोनेटाइजेशन के समय जब बाजार में अत्यधिक पैसा आ गया था तब भी इस स्कीम को इन्वोक किया गया था। इसके अलावा करंट रेट्स होते हैं जो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग समय पर घटाए बढ़ाए जाते हैं आरबीआई द्वारा। जैसे पॉलिसी रेट्स में बहुत सारे रेट्स होते हैं, डिपॉजिट रेट या जैसे अभी हम सीआरआर देख रहे थे, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जिन रेट्स को घटाया बढ़ाना चाहिए वो सब पॉलिसी रेट्स में आते हैं। इसके बाद रिजर्व रेशोज, जैसे अभी हम सीआरआर और एसएलआर पढ़ रहे थे, इस तरह के रिजर्व्स जो मैंडेटरी होते हैं उनको घटाया बढ़ाया जाना। एक्सचेंज रेट जिसको आप जानते ही हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स की हम बात कर रहे हैं, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। मनी मार्केट के रेट्स हैं, ओपन बाजार में लेन देन किस रेट पर होना चाहिए उसको इनडायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा मार्केट में लाकर या मार्केट से निकालकर रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है या कैसे उसको फर्दर इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको एमपीसी द्वारा, जो अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि उस कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, उनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इस कमेटी के लिए जरूरी है कि ये साल में कम से कम 4 बार मिले और हर बार उसमें कम से कम 4 मेंबर 6 में से होना जरूरी है। और अगर कहीं किसी मुद्दे पर वोटिंग की बात आ जाती है तो हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, और अगर इवनली डिवाइडेड ओपिनियन होता है तो जो कमेटी के चेयरपर्सन यानी गवर्नर होते हैं उनके पास एक सेकंड वोट होता है, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, यानी उस वोट से फैसला किया जाता है बहुमत किधर जाएगा। इस कमेटी के बारे में दूसरा पहलू ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एवरी 6 मंथ्स, यानी हर 6 महीने में कम से कम एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है, जिसके बारे में हम अलग से किसी चैप्टर में बात कर सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो 2 मुख्य बातें एक्सप्लेन की जाती हैं वो सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी किस वजह से मुद्रास्फीति घट रही है या बढ़ रही है, और दूसरा होता है कि जो अगले 6 से 18 महीने के दौरान मुद्रास्फीति क्या रहने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं पॉलिसी रिपोर्ट। इससे अधिक एक्चुअली ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी सामग्री आपको इंटरनेट पर उपलब्ध मिलेगी। इसलिए प्रयास किया गया है कि केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट से ही जो आधिकारिक रूप से लिखा गया है उसको इस प्रेजेंटेशन में रखा जाए, वरना ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके लिए आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की सामग्री मिलेगी और हर विषय पर आपको वॉल्यूम्स के हिसाब से किताबें मिलेगी। इसलिए इसको जितना कंसाइज हो सका है उतना करने की कोशिश की। अपडेट्स के लिए कृपया शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।